नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 की इस मास्टर बैच में मैं संस्कृत सब्जेक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। नई ऊर्जा नए जोश के साथ चलिए दोस्तों एक और टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक होगा आपका समास प्रकरण पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने संस्कृत के सामान्य परिचय समाप्त कर दिया, फिर उसके बाद आपका व्याकरण समाप्त कर दिया। व्याकरण के बाद मैंने आपका जो ये क्या बोलते हैं उसे महेश्वर सूत्र समाप्त कर दिया, संधि समाप्त हो गई। तो इतनी टॉपिक जब मैंने समाप्त कर दिया तो अब अगले टॉपिक पर चलने का मन करेगा और भी हमारा क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि आगे और क्या पढ़ना है। तो आगे दोस्तों चलिए आज हम लोग समास शुरू करते हैं। समास प्रकरण। समास होता क्या है दोस्तों, समास पर चर्चा करनी है। समास बना कैसे है, समास का अर्थ क्या है, समास के भेद क्या हैं, किन किन विद्वानों ने उसे कितने भागों में विभाजित किया है, इन सभी टॉपिकों पर आज हमें चर्चा करना है। मतलब इतना टॉपिक जितनी चर्चा करनी है हमें कि आपके पेपर से बाहर ना हो। पेपर में जितना आता है उतना पढ़ा जाएगा, बाकी मजाक मस्ती तो ऑफलाइन क्लासेस में होती रहती हैं, आप लोग जानते ही हैं। और हाँ, अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जल्द से जल्द आकर संपर्क कर लीजिए, या तो हमारे ऑफिस पर ही आ सकते हैं आप। हमारी ऑफिस अंबारी, पूर्वांचल करियर क्लासेस, शाहगंज रोड अंबारी, एस गैलरी में आप आ जाएंगे तो संपर्क हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं आप। सीटेट ऑफलाइन बैच का हमने बताया है, सीटेट ऑफलाइन बैच। ठीक है, चलिए बाकी चलिए शुरू किया जाए आज का टॉपिक हम लोग अपना। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, समास है। अब पहले समास पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद परिभाषा भी लिख देंगे, परिभाषा भी बता देंगे। तो दोस्तों समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त या संक्षेप या फिर संक्षेपीकरण, आप कुछ भी कह सकते हैं। समास शब्द का यही अर्थ बनता है। मतलब अगर हम कहें कि किसी को छोटा कर देना, कोई बड़ा है उसको छोटा कर देना, तो यही हो जाएगा संक्षेप में लिखना, कहते हैं ना संक्षेप में लिखना। अर्थात अगर हम परिभाषा बताएं तो परिभाषा आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदों की विभक्तियों का लोप करके एक पद बना देना ही समास कहलाता है। अगर संस्कृत में हम कहें उसे तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। और परिभाषाएं देखेंगे तो समसनम समासः, समसनम समासः मतलब विभक्तियों का संक्षेपीकरण करके एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। विभक्तियों का संक्षेपीकरण करके एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारी परिभाषाएं बन जाती हैं। जो सिंपल सी परिभाषा होती है वह यह होती है कि विभक्तियों का लोप करके एक पद हो जाना ही समास कहलाता है, या फिर दो या दो से अधिक पदों से विभक्तियों का लोप होकर एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। तो इस तरह से आपको मैंने 3-4 परिभाषाएं बता दी, आपको जो समझ में आएगा वो परिभाषा याद रख सकते हैं। समास शब्द का आप हमें विलोम शब्द बताएंगे, पूछा हुआ है।
कई बार पूछा है संधि का विलोम और समास का विलोम, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समास का विग्रह कर देते हैं, संधि का विच्छेद कर देते हैं। अभी संधि का मैंने बताया था आपको, संधि प्रकरण शुरू करते ही बताया था कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है, विग्रह होता है, और समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। मैंने बताया था आपको कि संस्कृत में जो भी शब्द होते हैं वह उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं। बिना तीनों के मेल के कोई शब्द निर्मित नहीं होता है। तो इस तरह से अगर हम लेक्चर देते रहे आपको तो आप बोर हो जाएंगे, है ना। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा। क्योंकि लेक्चर सुनने में वो मजा नहीं है जो लिखते और पढ़ते रहने में। लेक्चर में भी मजा आता है जब आप हमसे कुछ पूछें, हम उसका जवाब दें, उसमें कुछ चटपटी पहेलियां, चटपटी चुटकुले हों, हंसी मजाक हो, मजाक मस्ती हो, तब मजा आता है। तो चलिए शुरू किया जाए। क्या है दोस्तों आज की टॉपिक, वो मैंने आपको बता ही दिया। क्या है टॉपिक आज की, तो आज की टॉपिक है क्या, समास। आज की आपकी प्यारी टॉपिक है समास। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है ये देखना है। तो समास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। समास कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 3 शब्दों से। सम धन अस धन, सम धन अस धन घई प्रत्यय। अब बताइए, तो ये होते हैं 3 शब्द जिसमें समास में उपसर्ग पूछे कि समास में उपसर्ग कौन सा है, तो समास में उपसर्ग आपका होता है सम उपसर्ग। समास शब्द में उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग होता है। धातु कौन सी है दोस्तों, धातु कौन सी है, प्रतीक मैंने लगा दिया है, तो अस धातु है। प्रत्यय कौन सा है, घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे दोस्त, घय प्रत्यय है। तो ये रहे आपके समास में 3 शब्द, सम उपसर्ग, अस धातु, घय प्रत्यय। ठीक है, इन्हीं से निर्मित होता है समास। अब बताइए, जो समास है इसका विलोम शब्द क्या है। समास शब्द का विलोम शब्द, समास शब्द का विलोम शब्द, विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए जानना भी जरूरी है कि समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे भाई बहन, समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। अब जरा बताइए कि ये जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जरा बता दीजिएगा। अभी अभी मैं बताया मैंने, आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए, ठीक है। चलिए, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त, संक्षिप्त, या इसी को हम कह सकते हैं संक्षेपीकरण। क्या कह सकते हैं, संक्षेपीकरण। ये हो गया। इतनी जानकारी आपके पास होना आवश्यक है यदि आप समास पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, शाब्दिक अर्थ बता दिया, विलोम शब्द बता दिया, कितने शब्दों से मिलकर बना है वह बता दिया, और साथ ही साथ आपको मैंने यह भी बता दिया कि कौन कौन से उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा पे चलें, अब इसकी परिभाषा पे चलें
तो समास की परिभाषा आपके संस्कृत में जो बनती है दोस्तों, वह बनती है, संस्कृत की बात करेंगे तो अनेक पदा नाम एक पदी भवनम समासः। ये पहली परिभाषा जो अभी मैंने आपको बताया है। तो अनेक पदा नाम एक पदी भवनम, ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया था। मतलब क्या होता है इसका कि अनेक पदों का एक पद हो जाना ही, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद परिभाषा थोड़ा शुद्ध करके लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसमें अपना ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि किताबी परिभाषा मैं एक भी नहीं बताया हूं जब से आपको पढ़ाया हूं। किताबी परिभाषा में मैं अपना सेंस जोड़कर तब बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको परिभाषा याद हो जाए। चलिए, तो इसमें से परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, अनेक पदों से विभक्तियों का लोप होकर विभक्तियों का लोप होकर एक पद हो जाना ही, एक, माफ कीजिएगा, क्या हो जाना, एक पद हो जाना ही समास कहलाता है, समास कहलाता है। चलिए, ये एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा भी छोटी सी परिभाषा है, उसको भी जान लेना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। समसनम समासः, मतलब विभक्तियों का संक्षेपीकरण करके एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। विभक्तियों का संक्षेपीकरण करके एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। जैसे जैसे नहीं, पहले परिभाषा देखेंगे क्या है, सम सनम, समसनम समासः। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ बनेगा, इसका क्या भावार्थ आएगा। भावार्थ हम लिख रहे हैं, भावार्थ वो भी अपने हिसाब से लिख रहे हैं, इसकी पूरी परिभाषा इसकी नहीं लिख रहे हैं दोस्तों। इसका हम जो लिख रहे हैं वह लिख रहे हैं, देखिए अलग से, विभक्तियों का संक्षेपीकरण करके एक पद होना ही समास, क्या है, समास। ठीक, तो मैंने परिभाषा आपको बताई। अब परिभाषा मैंने कई प्रकार से आपको बताया कि पदों का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है, विभक्तियों का लोप होना ही, विभक्तियों का लोप होकर एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। तो आपको जिस तरह से समझ में आएगा वो आपकी परिभाषा बन जाएगी। जरूरी नहीं है आप हमारी परिभाषा याद कीजिए। आप हमारी परिभाषा क्यों याद करेंगे जब हमने कभी नहीं याद की। हम कभी अपने गुरु या टीचर जो होते हैं उनकी परिभाषा कभी नहीं याद की, या किसी पुस्तक को कभी रटा ही नहीं हमने। हम उनका पढ़े, उनका सुने, परिभाषा अपने से निकाला। थोड़ी बहुत त्रुटियां रहेंगी चलेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, एक्सप्लेन भी बढ़िया से कर लेंगे, अपने तरीके से करेंगे ना, फिर वो अपना होगा जो निकलेगा। परंपरागत क्यों चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से चलिए।
आप नए युग में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सारी चीजें आपको बताया। तो आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण देख लें कि कैसे हम लोग विभक्तियों का लोप कर रहे हैं। पीतम अंबरम अंबरम यस्य स। पीतम अंबरम यस्य स, इसका सामासिक पद क्या होगा? तो इसका सामासिक पद हो जाएगा, अब माफ कीजिएगा, सामासिक पद हम लिखने जा रहे हैं। सामासिक पद क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सामासिक पद पीताम्बरः। पीतम अंबरम यस्य स, पीला है वह वस्त्र जिसका, वह पीला है वस्त्र जिसका वह, यानी कि पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर। अब देखिए इसमें यहाँ आपको विभक्तियां दिख रही हैं, यहाँ आपको विभक्तियां दिख रही हैं। ये अनेक पद हैं, एक से अधिक पद हैं, दो या दो से अधिक पद, दो या दो से, अच्छा मैंने एक लिख दिया है क्या ऊपर? एक मिनट, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। नहीं, सही 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 है, चल आ गया। तो अनेक पद, देखिए एक से अधिक पद हैं, एक से अधिक पद है, ये सभी क्या है? पद है, ये सभी क्या है? पद है। अब अनेक पदों का क्या हो गया? एक पद हो गया, यही समास हो गया। ये क्या हो गया? समास हो गया। इतना आपको समझ में आया? यदि आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से जुड़ जाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और प्यारा प्यारा लाइक भी दे दीजिए। ठीक है, लाइक नहीं देने का मन करे ठेंगा दिखा दीजिए ना, आज के ज़माने में तो वही है, आपका लाइक हमारे ज़माने का ठेंगा। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें हमें देखना है दोस्तों विग्रह क्या होता है। अब ये चीजें हमने देख ली, उसके बाद हमें देखना है कि विग्रह क्या होता है। भाई इसका भी तो रोल है, इसका भी तो रोल है। इसका भी तो बढ़िया सा रोल है, जरा इसको समझाइए क्या है विग्रह। कितने लोग बता सकते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। प्रेजेंटी अपनी दर्ज कीजिए जरा जल्दी से, कितने लोग बता सकते हैं कि विग्रह क्या है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। सामासिक पद में विभक्तियों को जोड़कर, विभक्तियों का योग करके लिखना ही विग्रह कहलाता है। सामासिक पद में विभक्तियों का योग करके लिखना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। या फिर कह दें समास वृत्ति कराने वाला ही विग्रह कहलाता है। जो आपको समझ में आए, किताब से समझ में आए किताब लिखिए, हमारा समझ में आए हमारा लिखिए। ठीक है, क्या कि सामासिक पद, सामासिक पद का मतलब ये देखिए, यही हुआ है ना, सामासिक पद वही है, मतलब समास। सामासिक पद, सामासिक पद रहेगा ना। एक मिनट एक मिनट, एक, हाँ, सामासिक पद में विभक्तियों का योग करके लिखना ही विग्रह कहलाता है। विग्रह
क्या कहलाता है। ओके, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे किताबी तरीके से, अगर आपको किताब का कीड़ा बनना है तो देख लीजिए, किताब में ऐसे लिखता है, समास वृत्ति कराने वाला शब्द विग्रह कहलाता है। जो समझ में आए नोट कर लीजिए। देख लीजिए मेरा वाला, सामासिक पद में विभक्तियों को का योग करके लिखना, यानी कि सामासिक पद में विभक्तियों को योग कर देना, विग्रह हो जाएगा। जोड़ देना, सामासिक पद में विभक्तियों को जोड़ देना विग्रह कहलाता है। सिंपल सी बात है, जो आप परिभाषा याद किए थे उसी में बस जोड़ दीजिए, थोड़ा सा बन गया। और दूसरा क्या है, समास वृत्ति कराने वाला शब्द ही विग्रह कहलाता है, या बोध कराने वाला ही विग्रह कहलाता है। समास वृत्ति का बोध कराने वाला, अच्छा मिस कर गए, समास वृत्ति बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लीजिए एक लाइन मिला दी, अब देखिए हो गया ना। समास वृत्ति का बोध कराने वाला शब्द विग्रह कहलाता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बाबू सोना, धनिया पुदीना, ठीक है। चलिए, तो समास आपको समझ में आ गया होगा इतना। अगर इतना समझ में आ गया तो समास के भेद देख लेते हैं। अच्छा, समास विग्रह के भेद। समास विग्रह, सबसे पहले समास विग्रह देखेंगे। समास विग्रह, समास विग्रह के दो भेद होते हैं, दोस्तों एक बात बता दें आपको, अगर आप हमसे पढ़ ले रहे हैं, ये चीजें पढ़ ले रहे हैं, तो आप शिक्षक भर्ती का कोई भी पेपर उठा के करिए, 95% हम बता रहे हैं कि कर ले जाएंगे आराम से, 95% कर ले जाएंगे, ये हमारा दावा है। अगर ये पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि हम कोई टॉपिक छोड़ ही नहीं रहे हैं जहां से प्रश्न आते हैं। तो आप से छूटेगा क्या? कुछ छूटेगा आपसे? नहीं छूटेगा, नहीं छूटने वाला है, छूटने ही नहीं देंगे। आइए, तो दो भेद होते हैं ना, कौन कौन से भेद हैं? एक होता है अलौकिक, एक होता है अलौकिक विग्रह, और दूसरा होता है लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह, अब देखिए, ये जो अलौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह जो होता है दोस्तों, ये शास्त्रीय होता है, शास्त्रीय विग्रह होता है, शास्त्रीय विग्रह, या इसी को वैदिक विग्रह भी कहते हैं, वैदिक विग्रह, ठीक है। इसी को, अलौकिक को ही शास्त्रीय वैदिक भी कहते हैं, या परंपरागत भी कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या समझना है कि ये जो अलौकिक होता है ना, ये आपके लिए नहीं होता है। सामान्य जनमानस जो है, सामान्य जनमानस जो है, इसको नहीं समझ पाते हैं, सब लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। ये जो अलौकिक विग्रह होता है, इसमें 10 लकार का योग होता है, जो 10 लकार होते हैं। हम लोग 5 लकार पढ़ते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, बिरलिंग लकार, लंग लकार, 5 लकार पढ़ते हैं हम लोग।
इसमें 5 और जुड़ जाते हैं, जहाँ से आपका भेजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसको पढ़ने लगेंगे तो उसको रहने दीजिए, वो आपके लायक नहीं है। जो आपके लायक नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। अब वो चाहे पढ़ने से संबंधित चीज हो, चाहे खाने से, चाहे फिर दोस्ती करने से, छोड़ देना चाहिए जो आपके लायक ना हो। तो ये हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा योग होता है ना कि हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। दूसरा क्या होता है, लौकिक। लौकिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यवहारिक। क्या होता है, व्यवहारिक। अब ये जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक ही तो हम लोग पढ़ते हैं जो हमको समझ में आए। सामान्य जनमानस, सामान्य जनमानस को समझ आने वाला विग्रह, समझ आने वाला विग्रह, ठीक है, लौकिक विग्रह। तो ये सामान्य जनमानस को समझ में आएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब जल्दी से आगे चलते हैं, टॉपिक को लेके आते हैं। नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरियस फील हो जाएगा। लेकिन जानकारी आपको लेना जरूरी है दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके पास होना अति आवश्यक, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। सामासिक पद क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया आपको। सामासिक पद ये भी जानना जरूरी होता है। समस्त, देख लीजिए क्या लिखते हैं, समस्त पद, या इसी को क्या कहते हैं, समासिक पद। समासिक पद, ठीक है, सामासिक। अब ये जानते हैं सामासिक कैसे हो जा रहा है, समास है, समास में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे का क्या हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है, इसलिए सामासिक हो जाएगा। तो सामासिक पद क्या होता है दोस्तों, समास होने की क्या बोलते हैं, हाँ, समास होने के पश्चात जो शब्द निर्मित होता है, निर्मित होता है वही समासिक पद होता है। वही क्या होता है, सामासिक पद होता है। अब निर्मित की जगह पे आप लिख सकते हैं बनता है, ठीक है, बनता है। समास होने के पश्चात जो शब्द बनता है वही समासिक पद होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, देख लीजिए समासिक पद क्या है। कहाँ चला गया भैया, ये देखिए, पीतम अंबरम यस्य सह। यहाँ पे जब समास हुआ, यहाँ पे जब समास हुआ तब क्या हुआ दोस्तों, तब देखिए ये शब्द बना। क्या बना, तो ये शब्द बना। अब यही जो शब्द बना है, यही जो शब्द बना है ना, यही सामासिक पद है, या समस्त पद यही है, समस्त पद यही है, इसी को कहते हैं समस्त पद, यही समस्त पद होता है। तो ये सारी चीजें जान जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आगे चलकर आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली है, ना बड़ा किया गया है। बस 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 बस, बहुत छोटा हो गया है तो। एक बार छोटा, एक बार बड़ा, बस भैया बस, हाँ हो गया। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई, आंग बड़ांग सारी बातें हो गई। तो अब थोड़ा सा आगे चर्चा कर लिया जाए समास के भेद पर। समास के भेद, हाँ,
समास के, अब इस पर भी थोड़ी सी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया से आपको पढ़ना है, पकड़ बनानी है तो ये देखना पड़ेगा ना। समास के भेद आपके पास 6 होते हैं। आपको कितने समास पढ़ने हैं? 6 समास पढ़ने हैं। कहें भैया आप कहें भाग रहे हैं, आप यहाँ चलिए। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है। एनसीईआरटी के थ्रू आपको 6 समास क्या करने हैं? पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और विद्वान का मत भी देख लीजिए। लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें, किसकी रचना है ये? लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? किसकी रचना है? वरदराज जी की है ना, वरदराज जी की है। इन्होंने इसमें समास के कितने भेद बताए हैं? समास के 5 भेद बताए हैं। समासम पंचपदम पंच प्रकारम, समास के 5 प्रकार बताए हैं इन्होंने। वरदराज जी ने। उसके बाद हमें पढ़ना कितना है? 6 पढ़ना है। थोड़ी सी और जानकारी देते हैं आपको, जहां से आपका दिमाग थोड़ा सा हिलना चाहिए कि ऐसा होता है समास में। देखिए, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने ये किया, लेकिन एक लोगों ने लिखा है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी। अब ये सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है ये आप बताइए तो जल्दी से। सिद्धांत कौमुदी की किसने लिखा है? किसकी रचना है सिद्धांत कौमुदी? कोई है? दीक्षित जी? दीक्षित नहीं, भट्टो दीक्षित। क्या नाम है उनका? भट्टो दीक्षित। भट्टो दीक्षित महोदय। इन्होंने यह बताया कि समास 4 ही प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? 4 ही प्रकार का होता है। अब लीजिए, एक और बड़ी समस्या आ गई। कोई 5 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। हमको पढ़ना कितना है भैया? हमको 6 पढ़ना है। तो ये 4-5 क्यों गिनवा रहे हैं? थोड़ा सा जान लीजिए, आपके पास रहेगा तो जाया नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कितना इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि 4 हैं, लेकिन इन्होंने कैसे बताया कि 4 हैं? इन्होंने कहा कि जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है ना, इसका भेद होता है कर्मधारय। कर्मधारय इसका क्या होता है? भेद होता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, और कर्मधारय का भी भेद बताया है इन्होंने द्विगु को। किसे बताया है? द्विगु समास को। इसीलिए इन्होंने मूल रूप से जो बताया है, मूल रूप से जो समास बताया है वो 4 ही बताया है। द्विगु समास इन्होंने मूल रूप से कौन बताए? 4 ही बताए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो तत्पुरुष समास है उसी का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। इसीलिए ये 2 हटा दिए हैं। तो अब देख लीजिए कि हमें वो 6 कौन पढ़ने हैं, 6 समास हमें कौन से पढ़ने हैं उसको देख लीजिए। 6 समास के एक प्यारे से ट्रिक को देख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। बस इतना सा याद रखिए, अब दादी तक, बस इतना, अब दादी तक, ठीक है। अब दादी तक इतना सा याद रखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आ से
पहला वाला बनेगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ये पहला वाला। ठीक है। दूसरा जो बनता है दोस्तों ब से, दूसरा जो बनता है वो किससे बनता है? ब से बनता है, जिसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। उल्टा हो गया, उल्टा हो जाएगा, कर जाएगी। बहुव्रीहि समास। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा फिर? ड है ना, द से आपको मिल जाएगा तीसरे नंबर पर द से द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। दी है, दी से क्या बन जाएगा फिर? दी से बन जाएगा आपका द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। उसके बाद एक और बचा हुआ, दो और बचे हुए हैं जिनका नाम मैं लिखना चाहूंगा। तो एक आपका बच गया, कौन सा? त से पांचवा वाला, त से तत्पुरुष समास, त से तत्पुरुष समास। और छठे नंबर पर कौन हो जाएगा? क मतलब कर्म धारय समास। हो गया मेरे प्यारे भैया। अब दादी तक आ से अव्ययी, बा से बहुव्रीहि, द से द्वंद्व, दी से द्विगु, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय। सारे समास मिल गए। कोई समस्या हुई? नहीं ना? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। आशा करते हैं क्लास में मजा आया होगा, आपको आनंद पूर्वक आपने सीखा है। और मैंने जितनी जानकारी ओवरऑल समास की है सब दे दिया। इसके बाद हम लोग एक एक करके बारी बारी से समास के प्रकार में पढ़ेंगे, समास के भेद में पढ़ेंगे, जहां से बढ़िया से आपको प्रश्न मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए हम विदा चाहेंगे आपसे। तो जय हिंद।